हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा की सिर्फ शक्ल ही भोली थी और शक्ल पर तो जाना नहीं, क्योंकि नाम और शक्ल से भोली भाली दिखने वाली चंदा का दिल बहुत काला था। अब आप चंदा के दिल के खोटेपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रोज उसकी पड़ोस की आंटी विमला चंदा से कहती है, चंदा, आज तेरी माँ नहीं गई राशन लेने? दिख नहीं रही है। हाँ गई है ना। आप शॉर्टकट रास्ते से जाना वरना भीड़ हो जाएगी। इतना सुनने के बाद विमला शॉर्टकट रास्ते से जाती है और विमला को जाते देखकर चंदा मुस्कुराते हुए घर जाते हुए अपने मन में सोचती है, अब आएगा ना मजा। जिस रास्ते से विमला आंटी गई हैं, उस रास्ते पर जो कुत्ते सोए होते हैं, आज तो विमला आंटी को काट कर ही रहेंगे। मुझे कल क्या बोल रही थी कि मैं कामचोर हूँ। बेचारी विमला आंटी। अब जैसे ही चंदा घर आती है तो उसकी माँ उर्मी चंदा से कहती है, आज तूने विमला आंटी को देखा क्या? मिले तो कह दियो, मुझे उनसे जरूरी काम है। नहीं माँ, मुझे तो विमला आंटी काफी 4 दिनों से दिखी ही नहीं है, कहीं गई होंगी। कुछ समय बाद चंदा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी और उर्मी पोछा लगा रही थी। तभी विमला चिल्लाते हुए उर्मी के घर आती है और उर्मी भी विमला को देखकर कहती है, क्या हुआ विमला, इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरी बेटी चंदा, उसने मुझे ऐसे रास्ते से राशन लाने के लिए भेजा जिस रास्ते पर कुत्ते थे, और उन्होंने मुझे जो दौड़ाया है पूछ मत। कॉलोनी में आकर सांसें ली है मैंने। तो उसमें चंदा ने क्या किया? उसने तो कहा था कि माँ राशन लेने गई है, आप शॉर्टकट से होकर जाना, और मैं भी उसी रास्ते से चली गई और मेरे साथ ये हो गया। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे विमला काकी दिखी ही नहीं 4-5 दिन से। इतना सुनते ही चंदा तो भाग चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ उसे पीटने जो वाली थी। इस घटना के बाद देर शाम चंदा दरवाजे के बाहर रो रही थी। तभी पड़ोस का एक आदमी चंदा को देखकर कहता है, चंदा बिटिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ ने मारा क्या? क्या बताऊं अंकल, विमला आंटी नहीं रही, मुझे अभी पता चला और मुझसे रोना रुक ही नहीं रहा है। अब जैसे ही उस आदमी को ये पता चलता है तो वो सबको ये बताता है कि विमला जी के दाह संस्कार में जाना है, और सब विमला के घर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग चौंक जाते हैं। विमला तो हॉस्पिटल होगी, लेकिन विमला ही दरवाजा खोलती है और सभी लोग विमला को देखकर भागने लगते हैं, और विमला ये देखकर सभी से कहती है, क्या हुआ? सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? भूत खुद बोल रहा है? भूत देख लिया क्या? तुम भूती तो हो। मैं और भूत? किसने कहा? मैं मरी कब? मुझे चंदा ने बताया कि विमला आंटी मर गई हैं, जिसकी वजह से वो रो रही थी। चंदा हमेशा से अपनी भोली सूरत के साथ लोगों को फंसा दिया करती थी। अब की बार भी चंदा ने विमला को फंसा दिया था, लेकिन चंदा की भोली सूरत पर लोग धोखा खा जाया करते थे और चंदा इसका पूरा फायदा उठाती। अब देर शाम विमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, उर्मी, कहाँ गई तेरी बेटी, जिसकी बस शकल ही भोली है मगर दिल वो इतनी खोटी है कि लोगों को बुरा कहने से पहले एक बार न सोचे। अब क्या किया इस नासपिटी ने? इसने तो सचमुच मेरा जीना हराम करके रख दिया है। कल की बात ही ले ले, कल वो रो रही थी और मोहल्ले के लोगों को कह दिया विमला आंटी निपट ली, और वो लोग भी मेरे घर आ गए मेरी मौत का मातम मनाने। चंदा तो अपनी भोली सूरत से इधर तब तक कई कांड कर चुकी थी, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी थी। दरअसल इस बार चंदा एक कपड़ों की दुकान पर जाती है और वो कम से कम 5,000 से ऊपर के कपड़े खरीदकर वहाँ से निकल जाती है। तभी दुकान का मालिक चंदा को ढूंढने लगता है और उसे काउंटर पर एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा था, अगर मैं पैसे देना भूल जाऊं तो इस एड्रेस पे आकर पैसे ले जाना, मुझे भूलने की आदत है। अब वो दुकान का मालिक उस पर्चे पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है और विमला के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी विमला घर से बाहर आती है और उस दुकान के मालिक से कहती है, जी आप कौन और क्या काम है? मेरे कपड़ों की दुकान है और मुझे आपका ये एड्रेस मिला है। अरे भैया, मुझे नहीं लेना कोई कपड़ा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आंटी, तमीज में रहकर बात करो, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मुझे ये एड्रेस एक लड़की ने दिया था जो आज ही 5,000 के कपड़े खरीद कर गई है। मेरी कोई बेटी नहीं है और मुझे क्या पता कौन थी वो जिसके पैसे तुम मुझसे मांगने आया है। अरे वो लड़की लंबी सी है, बहुत ज्यादा बोलती है, उसी ने ये गलती से पर्चा छोड़ दिया, वरना मुझे तो मेरे पैसे मिलते ही नहीं। गलती से नहीं भूली होगी, वो जानबूझकर भूल गई है।
मेरी जान की दुश्मन, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। विमला फिर से शिकायत लेकर उर्मी के पास जाती है, लेकिन भोली सूरत वाली चंदा तो अब नया तमाशा करने के लिए अपनी दोस्त के घर पहुंची हुई थी। जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी दोस्त सीमा के घर उसे देखने लड़के वाले आए हैं और वो लड़के वाले भी सीमा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़के की माँ चंदा को लड़की समझकर कहती है, अरे बहू तो हमारी बहुत सुंदर है, मुझे तो अभी ये रिश्ता पसंद है, देखो तो कितनी मासूम है ये। तभी सीमा की माँ आरती चंदा से सच बताने को कहती है, लेकिन चंदा अपनी नौटंकी जारी रखते हुए कहती है, माँ ये आप क्या बोल रही हो, मुझे भी लड़का पसंद है। अब रिश्ता तो तय हो जाता है। और जब लड़के वालों को सीमा की माँ आरती ये बताती है कि वो लड़की सीमा की दोस्त चंदा थी, तो रिश्ता चंदा के घर आता है और अब सब कुछ फाइनल कर दिया जाता है, क्योंकि चंदा के मासूम से चेहरे को देखकर लड़के वाले भी उस पर फिदा थे। लेकिन चंदा को कहाँ पता था कि हर बार अपनी भोली सूरत से लोगों को फंसाने वाली चंदा इस बार खुद फंस गई थी। दरअसल जिससे वो शादी करने वाली थी और जिसके लिए उसे अपनी दोस्त को भी धोखा दिया, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। एक रोज चंदा मार्केट जा रही थी, उसके साथ विमला आंटी भी थी। तभी उसका होने वाला पति रोहित अपने दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा होकर कह रहा था, तुझे पता है मैं जिसे शादी करने वाला हूँ ना, वो बहुत भोली है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता शादी के 2 महीने बाद ही मैं उसे बेच दूंगा। ये बातें पास खड़ी विमला और चंदा सुन लेते हैं और विमला चंदा से तभी कहती है, तूने सुना, तेरा होने वाला पति अपने दोस्तों को कह रहा था कि वो तुझे बेच देगा। नहीं नहीं आंटी, आपने गलत सुना है, वो तो ऐसे हैं भी नहीं। तो तू भी तो शकल से ऐसे बिल्कुल नहीं लगती है। तभी चंदा अचानक से उसके सामने आ जाती है और रोहित भी चंदा को देखकर घबरा जाता है और वो चंदा से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर हो, मैं तो बस कह रहा था कि। इतने में चंदा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और रोहित भी उसे मारने की कोशिश करता है कि विमला उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये सब होते देखकर चंदा को पछतावा होता है कि अब तक उसने अपनी भोली सूरत से सबसे ज्यादा विमला को ही परेशान किया, लेकिन विमला ने तो उसकी मदद की। तभी वो विमला से कहती है, मुझे माफ कर दो विमला आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तू तो अभी बच्ची है और ना समझ भी, जब बड़ी होगी तो खुद ब खुद ये काम भूल जाएगी। अब जब चंदा और विमला घर आती है और उर्मी को उस लड़के के बारे में पता चलता है, तो उर्मी भी चंदा से कहती है, देखा, आज विमला की वजह से तो बच गई। तेरी जो हरकतें है ना, किसी दिन वो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी और तुझे ना जाने कब अकल आएगी। देर से ही सही, लेकिन चंदा समझ जाती है कि कभी कभी हमारी गलती या ओवर स्मार्टनेस हम पर ही भारी पड़ जाती है। परम की 2 जुड़वा बेटियां थी, इशिका और निशिका। परम ने दोनों को बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। परम की बीवी का देहांत इन बच्चियों को जन्म देते हुए ही हो गया था। परम पेशे से एक लोहार था। वो सारा दिन खुद लोहे के साथ आग में तपता, लेकिन अपनी बच्चियों को कोई भी कमी नहीं आने देता। फिल्मों में देखा जाता है कि ज्यादातर जुड़वा बहनों का व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों जुड़वा बहनों का व्यवहार, चाल, रूप, रंग सब एक समान था। और खुद परम को भी इशिका और निशिका को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। इसीलिए एक दिन परम दोनों के कमरे में आकर कहता है, देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, जिस वजह से मुझे भी तुम दोनों को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं आज इशिका के हाथ पर ये लाल डोरा बांध रहा हूँ, ताकि मैं ये डोरा देखकर पहचान लूँ कि तुम इशिका हो। इतना कहकर वो निशिका के हाथ पर लाल डोरा बांधने लगता है और निशिका उसे टोकते हुए कहती है, अरे पापा, ये मैं हूँ निशिका। आप इशिका दीदी के लिए लाया हुआ लाल डोरा मुझे बांध रहे हो, फिर आपको परेशानी होगी। ओहो, तुम दोनों ने मुझे तंग कर रखा है। तुम दोनों में से जो भी इशिका है वो इस डोरे को बांध लो। इतना कहकर परम डोरा आगे करता है और इशिका उसको लेकर अपने हाथ पर बांध लेती है, जिसे देखकर निशिका परम से कहती है, पापा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, आप मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो इशिका दीदी के लिए सिर्फ डोरा लेकर आए हो। अरे बच्ची, जब भगवान ने तुम दोनों को बनाने में भेदभाव नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देख, मैं तेरे लिए ये काला डोरा लाया हूँ, तू इसे पहन ले। इतना कहकर परम दोनों को डोरा देकर चला जाता है।
और निशिका को डोरा पहना देखकर इशिका उससे कहती है, वाह यार, तू तो इस काले डोरे में एक नंबर की हीरोइन लग रही है। अब ये बता, उस फिल्म के ऑडिशन का क्या रहा जो तू देना चाहती थी पापा से छुपकर? हाँ मुझे याद है, वो ऑडिशन कल है और मैंने तैयारी कर ली है। पापा को इसलिए नहीं बताया कि सेलेक्ट नहीं हुई तो पापा नाराज हो जाएंगे। प्लीज तू भी कुछ मत बताना। अगर मेरा हीरोइन के ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया ना तो मैं ये खुशखबरी खुद पापा को दूंगी, और अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो कम से कम वो उदास तो नहीं होंगे। ठीक है मेरी हीरोइन, सो जा, कल तुझे ऑडिशन देने जाना है और हीरोइन भी बनना है। दोनों बहनें बातें करके सो जाती हैं और अगले दिन निशिका अपनी सब तैयारी पूरी करके ऑडिशन देने चली जाती है। जिसके बाद वहाँ उसकी मुलाकात डायरेक्टर पार्थ से होती है, जो उसे देखते ही सिलेक्ट कर लेता है और उसके ऑडिशन के बाद उससे कहता है, वाओ निशिका, व्हाट अ अमेजिंग एक्टिंग, तुम तो बॉलीवुड पर छा जाओगी। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट और शूटिंग अगले हफ्ते से ही शुरू है, सो बी रेडी। थैंक्स सर, आपने मुझे एक नई उम्मीद दे दी। इतना कहकर निशिका अपने घर आती है और ड्राइंग रूम में सबको बुलाकर कहती है, इशिका, पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं हीरोइन बनने वाली हूँ और जल्द ही फिल्मी पर्दे पर और उसकी दुनिया पर मेरा राज होगा। मुझे डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट दोनों दे दी है। मुझे जुड़वा बहनों का रोल करना है और हीरो भी बहुत अच्छा है। मेरी बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि तू हीरोइन बनने वाली है। देखना पापा, आपकी ये बेटी आपको गरीब नहीं रहने देगी और आपने जितनी मेहनत से हम दोनों को पाला पोसा है ना, आपको उन सबका फल देगी। धीरे धीरे समय बीतता है और निशिका की फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। इसी के साथ पार्थ भी निशिका की सुंदरता और सादगी से प्रभावित होने लगता है। जिसके बाद एक दिन पार्थ उससे कहता है, हमारी मूवी आधी बन चुकी है और सब अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा ही चले, लेकिन निशिका मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? तुम शादी के बाद भी फिल्मों में काम करके अपनी फैमिली की मदद कर सकती हो। पार्थ, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसा जीवन साथी पाकर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मैं तुमको तुम्हारी गली तक छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है। अरे पार्थ, आप घर जाइए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, टाइम से जाना और घर जाकर कॉल करना। पार्थ और निशिका अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद आगे जाकर निशिका का एक एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वाला बिना रुके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ के कुछ स्थानीय लोग निशिका को घायल देखकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ आकर कहते हैं, बेटी ये क्या हो गया? जरूर मस्ती में रोड क्रॉस कर रही होगी। देख, टूट गई ना टांग, अब इसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। इशिका, तुम मेरे जले पर नमक मत छिड़को, मैं पहले बड़ी परेशान हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि अब मेरी शूटिंग का क्या होगा। बेटा, यहाँ तू हॉस्पिटल में है और तू अब भी फिल्म की चिंता कर रही है। पहले ठीक हो जा, फिर ये सब सोच लियो। हाँ तो ठीक है, इतने कौन सा फिल्म रुक जाएगी। अरे मैं थोड़ी तेरी जगह जाऊंगी हीरोइन बनके। इशिका के मजाक में बोले गए शब्द निशिका को एक तरकीब बता देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन को इमोशनल करते हुए कहती है, ये तूने सही कहा। देख मेरी बहन, अपने गरीब पापा और मेरी किस्मत का सवाल है। प्लीज तू चली जाना मेरी जगह। अरे जब पापा ही हमें इन डोरों के साथ नहीं पहचान पाते तो बाकी कोई क्या पहचानेगा? तू पागल हो गई है क्या? हीरोइन बनना तेरा सपना था, मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता। नहीं आती तो आ जाएगी। तुझे कसम है मेरी कि तुझे मेरी जगह हीरोइन बनकर जाना ही पड़ेगा। इशिका को अपनी बहन के आगे हार माननी पड़ती है। जिसके बाद निशिका डिस्चार्ज होकर घर आती है और 10 दिन के बेड रेस्ट पर चली जाती है और उसकी जगह इशिका शूट पर जाती है और उसे देखकर पार्थ कहता है, अरे निशिका, तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है मैंने तुमको कितना मिस किया। ये मुझे क्यों मिस करेगा? ओ अच्छा, फिल्म का काम रुक गया था ना, इसीलिए मिस कर रहा होगा। अब तो मैं आ गई हूँ ना सर, शूट शुरू करें? अभी तक तो मुझे पार्थ बोलने लगी थी, अब सर जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद इशिका शूट शुरू करती है, लेकिन पार्थ को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार नहीं था और होता भी कैसे, क्योंकि वो तो निशिका नहीं इशिका थी। जिसके बाद शूट खत्म होने पर इशिका घर आती है और निशिका के कमरे में जाकर उससे कहती है, ये क्या है?
तेरा डायरेक्टर क्या तुझे ऐसे ही घूरता रहता है? आज उसने मुझे मिस यू भी बोला। वो बात ये है इशिका कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे, इसलिए वो मुझे मिस कर रहा होगा। पहले बताती ना पागल, अब तो उसे शक हो गया होगा। तभी अचानक उसके कमरे में पार्थ आता है और कहता है, शक हो गया होगा? नहीं, यकीन था कि तुम निशिका नहीं हो। मैंने दुनिया की एक्टिंग देखी है, तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों में फर्क नहीं पहचान पाऊंगा? अरे शक तो मुझे था, फिर जब मैंने शूट की रॉ वीडियो देखी तो कभी तुम्हारे हाथ में लाल डोरा था, कभी काला, और मेरा शक यकीन में बदल गया। और फिर जब मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया तो मुझे सब सच पता चल गया। प्लीज पार्थ, आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब बताती हूँ ये सब मैंने क्यों किया। जिसके बाद निशिका पार्थ को एक्सीडेंट से लेकर सब कहानी बताती है और तभी वहाँ परम भी आ जाता है और पार्थ सब सुनकर निशिका की सिचुएशन को समझता है और कहता है, अब जो तुमने किया है उसकी एक ही सजा है। क्या सजा सर? मेरी मूवी में 2 जुड़वा बहनों की कहानी है और मैं चाहता हूँ कि वो रोल इशिका और निशिका अलग अलग करें। सर इसका मतलब इस करीब की दोनों बेटी हीरोइन बन जाएंगी? हाँ जी अंकल, मैं चाहता हूँ कि मेरी मूवी में निशिका और इशिका दोनों काम करें। जिसके बाद ये बात सुनकर परम, इशिका और निशिका तीनों खुश हो जाते हैं और इस तरह गरीब परम की दोनों बेटी हीरोइन बन जाती हैं और समय के साथ पार्थ निशिका से शादी कर लेता है और सब खुशी के साथ रहने लगते हैं। शिवानी हाथ में पर्स लिए अपनी दोस्त लाली के साथ रास्ते से बड़े ताव से गुजर रही थी कि तभी एक रोड साइड रोमियो उसे बोलता है, हाय चिकनी के साथ चमेली जा रही है, हाय हाय मेरे दिल का चैन चुरा लिया। क्या बोला? क्या बोला तू? कौन चिकनी चमेली? तू चिकनी, तेरी फ्रेंड चमेली। अबे हलकट, मैं तेरे को पूछ नहीं रही, तेरे को झाड़ रही है। दिमाग में बिठा ले ये बात अपने। हाय ये गरम मिजाज, ये रूखापन, इससे तो मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा। तू मेरे करीब आएगा साले, अभी बताती हूँ तुझे। शिवानी रहने देना, ऐसों के मुंह लगने लग गए तो हमारा सारा टाइम यही वेस्ट हो जाना है। ओह तो मैडम का नाम शिवानी है, तुम्हें देखकर एक गाना याद आया है। ए शिवानी तू लगती है नानी। क्या बोला तूने मुझे? नानी? तू नानी? तेरी माँ नानी, तेरे दादी नानी, तेरी बुआ नानी? अरे मैं आपको नानी नहीं रानी बोलना चाहता था। शिवानी तूने पीट तो दिया, अब छोड़ दे उसको। नहीं लाली, इसने तेरे मेरे बारे में फालतू कैसे बोला? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसकी तो। अरे नहीं मैडम नहीं, प्लीज अब हमें ना मारो, हम थोड़ा सा मजाक कर रहे थे बस। अरे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। शिवानी उसे पटककर अपनी फ्रेंड लाली के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। वहाँ शॉपिंग करते वक्त उसे सेल में से एक टॉप पसंद आता है, लेकिन कोई दूसरी लड़की उस टॉप को उठा लेती है। तभी शिवानी भी उस टॉप को छीनने लगती है। दोनों अब उस टॉप को एक एक सिरे से पकड़कर खींचते हुए बोलते हैं, ये टॉप पहले मैंने देखा था, छोड़ इसे। लेकिन उठाया मैंने है। उठाने से क्या होता है? देखा तो पहले मैंने था ना। मुझे पसंद है ये टॉप और अब इसे मैं ही लूंगी। तो बस मैंने भी कह दिया, मुझे पसंद आया है तो मैं ही लूंगी, छोड़ो तुम इसे। नहीं ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। मैंने कहा ना मैं लूंगी इस टॉप को। बोला ना मेरा है मेरा है मेरा है, तो बस मेरा है। ये बोलकर दोनों टॉप छीनने लगते हैं, जिससे वो टॉप फटकर 2 हिस्सों में बट जाता है और दोनों पीछे पीछे जोर से गिर पड़ते हैं। ये देखकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं और दोनों उठकर बोलती हैं, है मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इसने किया है, इसने फाड़ा। ये लो मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं लेना ये टॉप। साली कपड़े फाड़ कर चली गई। अच्छा खासा टॉप खरीदा था, इसकी वजह से मैं गिर गई, लेकिन अब ये गिरेगी मेरी वजह से। लाली मैं इसके पीछे जा रही हूँ, तुम आओगी? शिवानी इतना गर्म मिजाज क्यों है तेरा? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ। तुम मेरे लिए कोई दूसरा टॉप सेलेक्ट कर। ओके जल्दी आना। शिवानी उस लड़की के पीछे जाती है, जहाँ वो मेकअप की शॉप पर लिपस्टिक लगाकर चेक कर रही होती है। तभी शिवानी उसे पीछे से धक्का देकर चली जाती है और वो लिपस्टिक उस लड़की के होठों की जगह गालों और नाक पर लग जाती है और वो लड़की गिर पड़ती है। उसकी कार्टून जैसी शक्ल देखकर आसपास के सारे लोग और शिवानी भी हंसने लगती है।
और वो अपने मन में बोलती है, अब आया ना मजा। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली। शिवानी के आगे आज तक कोई नहीं जीता है। मेरे गरम मिजाज से कोई नहीं बचा है। शॉपिंग करने के बाद शिवानी का मूड खराब हो जाता है और उसके मूड को अच्छा करने के लिए लाली बोलती है, अरे यार, क्यों खाली पीली अब गुस्सा कर रही है? चल आजा, तेरा मूड ठीक करूं, तू खुश हो जाएगी। कहाँ ले जा रही है पहले बता तो सही। सरप्राइज है, तुझे वहाँ जाकर खुद पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, टैक्सी। लाली के टैक्सी रोकने से टैक्सी रुकती है और फिर दोनों उसमें बैठ जाती हैं। जिसके कुछ देर बाद लाली शिवानी को एक क्लब में ले जाती है। वहाँ शिवानी बोलती है, अरे लाली, ये तो क्लब है, यहाँ क्यों लाई है? ताकि तेरा गर्म मिजाज यहाँ की कोल्ड ड्रिंक पीकर कोल्ड हो जाए और तू डांस करे तो तेरा मूड भी फ्रेश हो जाए। ओ मेरी प्यारी लाली, एक तू ही है जो हमेशा मेरे बारे में सोचती है। चिंता मत कर, तुझे तेरा जल्दी ही कोई मिस्टर राइट मिल जाएगा। बस तू गुस्सा कम करा कर, कहीं तेरे गुस्से की वजह से पसंद ही ना करे। शिवानी का असली मिस्टर राइट वही हो सकता है जो उसके गरम मिजाज को समझे भी और सहे भी। ये भी खैर बाद की बात है, तू डांस करने चल पहले। ये बोलकर दोनों डांस फ्लोर पर जाकर बहुत नाचने लगती हैं। नाचते नाचते एक हितेश नाम का लड़का शिवानी के पैर पर पैर रख देता है, जिस वजह से उसके पैर की उंगली में बहुत तेज की दर्द होता है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, आउच! मेरा पैर पिचका दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओह, आई एम सॉरी, गलती से मैं आपके ऊपर चढ़ गया। मेरा मतलब पैर पर चढ़ गया, जानबूझकर नहीं किया, प्लीज सॉरी। तूने मेरा पैर तोड़ दिया, अब क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है? तेरे सॉरी बोलने से मेरा पैर ठीक हो जाएगा। देखिए, अचानक से हो गया, मुझे भी नहीं पता था। और इतना गर्म मत होइए, मैं भी जानता हूँ कि सॉरी से ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके पैर पर दवाई लगा देता हूँ। प्लीज मना मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। लाली, मैं अभी आती हूँ, तो यही रही हो, चलिए। हितेश शिवानी को बाहर अपनी कार की तरफ ले जाता है, जहाँ उसे चला नहीं जाता। तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठाता है और उसके पैर पर अपने हाथ से दवाई लगाता है, जहाँ उसके दवाई लगाने से स्किन थोड़ी जलती है और वो बोलती है, जल रहा है बहुत। थोड़ा तो जलता ही है, मैं फूंक मार देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हितेश इतना बोलकर उसको फूंक मारता है। शिवानी को उसका ये केयर नेचर देखकर उससे प्यार हो जाता है। अपनी आंखों से वो उसे निहारती ही रहती है और बोलती है, थैंक्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हितेश है, और तुम्हारा? मेरा नाम शिवानी है। ओह, नाइस नेम। वैसे आप जितनी गरम मिजाज लगती हैं, उतनी है नहीं, थोड़ी क्यूट भी हो। बस थोड़ी सी क्यूट हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर? अरे मेरा मतलब आप क्यूट भी हो, प्यारी हो। आप मुझे थोड़ा और टाइम देंगी तो मैं अच्छे से जान लूंगा आपको। हितेश और शिवानी कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर शिवानी लाली के पास वापस चली जाती है। अगले दिन शिवानी और हितेश मिलने लगते हैं और दोनों मिलते मिलते काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अपने गर्म मिजाज की वजह से वो कभी कभी हितेश पर हावी हो जाया करती, जैसे कि कभी अपने पैर से उसके पैर पर मार देती और कभी कभी तो गुस्से में अपने मुक्के से उसके सर पर मार दिया करती। लेकिन बहुत ही जल्दी वो दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाते हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो सास माया उसके बनाए हुए खाने को नई बहू का खाना समझकर कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो दोबारा शिवानी के हाथ का खाना खाती है तो माया बोलती है, बस बहुत हो गया शिवानी बहू। अरे ये कैसा खाना बनाया है तूने? इतने दिनों से मैं कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे ये सब्जी देख, इसमें ना नमक है, और ये रोटी, इसमें इतना ज्यादा सूखा आटा लगा रखा है कि आरी से काटू ना तो भी ना कटेगी। अरे तू किसी होटल में खाना नहीं बना रही, घर में खाना बना रही है, जो मैंने और मेरे बेटे ने खाना है। अगर इतना ही खराब खाना बना रही थी तो बोला क्यों नहीं? कोई मुहूर्त निकाल रहे थे क्या मुझे सुनाने के लिए? इतने दिन से तो ठूसे जा रहे थे, तब तो नहीं बोला। शिवानी, ये क्या तमीज हुई भला? माँ से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरी माँ को कोई सुनाए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। देख ले बेटा, क्या दिन आ गए हैं। अब मैं नई नवेली बहू से बातें सुनूं? अरे ऐसी बहुएं कौन होती हैं बता, जिनका इतना गरम मिजाज होता है? हितेश, इसमें मैंने गलत क्या कहा?
अगर ये मुझे पहले ही टोक देती तो इस बार मैं अच्छा खाना बनाकर लाती ना, लेकिन नहीं, इन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? बस बहुत हो गया, माफी मांगो माँ से अभी के अभी। पर हितेश। मैंने बोला ना शिवानी, माफी मांगो। ठीक है, सॉरी माँ जी। शिवानी मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने गर्म मिजाज के चलते वो अब घर के काम तो करती, लेकिन जब भी वो बर्तन मांजती तो जोर जोर से पीट कर मांजती, और जब वो कपड़े धोती तो उनको इतना रगड़ती कि धोते धोते कपड़े ही फट जाते। तो कभी इसी के साथ वो खाना ही जला दिया करती। अब उसे इतना गुस्सा बेवजह ही आने लगा था, और इसी के साथ वो चिड़चिड़ी भी हो गई थी। इन सब बातों के लिए उसकी सास और उसका पति उसे समझाते हुए बोलते हैं, बहू अब तो हम तुझे कुछ कहते भी नहीं, फिर भी तू गुस्सा करे जा रही है। हाँ शिवानी, माँ सही कह रही हैं। पता नहीं हितेश जी मुझे क्या हो गया है, अपने आप ही मेरे अंदर का गुस्सा ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहती तो भी मुझे गुस्सा आ जाता है। ये बहुत अजीब बात है, मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में। हितेश इतना बोलकर उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, और डॉक्टर्स 1 महीने तक उसकी काउंसलिंग करते हैं और साथ ही उसे एक्सरसाइज करने की भी कहते हैं। और वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल चिढ़ना और गुस्सा करना छोड़ देती है, जिसके बाद वो गर्म मिजाज से नॉर्मल मिजाज की बीवी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।